सीटेट का जो एग्जाम हुआ था 31 जनवरी 2021 को, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस में। लिखो, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। आज हम मिर्ची के बिना, क्वेश्चन लिखा रहे हैं सीटेट वाला। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अफ्रीका से। हाँ, दक्षिणी अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अमेरिका पहला, दक्षिणी अफ्रीका दूसरा। सी ऑप्शन दिया है अफगानिस्तान से, और डी ऑप्शन दिया है इंग्लैंड से। लिखो, क्वेश्चन लिखो ईवीएस का। सी ऑप्शन है तुम्हारा अफगानिस्तान, और डी ऑप्शन है इंग्लैंड। बोलो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करो। आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना मिर्चाई का खाता है भोजन? आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल्दी लिखो। आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। यानी कह क्या रहा है कि मिर्चाई हमारे देश में कहां से आया, लेकिन लिखने का इसका ढंग वो अलग है। क्वेश्चन लिख लो, दो बार बोल दिए। कहां से मिर्चाई आया? ऑप्शन नंबर एक क्या दिए थे? दक्षिण अमेरिका से। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। इंग्लैंड। हाँ, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका, और लास्ट में इंग्लैंड। अरे दक्षिण और कुछ लिखने से क्या है? दक्षिण लिखें, दक्षिणी लिखें, क्या दिक्कत? कौन होगा दक्षिणी? नहीं, दक्षिणी अफ्रीका से मिर्चा नहीं आया है। बोलो ताहिर, पता है इसके बारे में? मिर्च कहां से आया है? अमेरिका से, अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, या फिर इंग्लैंड से? प्रीति पता है? अफ्रीका नहीं होगा, अमेरिका इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। लिखो, इसका पॉइंट बना के लिखो। अमेरिका से और क्या क्या होगा? लिखो, मिर्च सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में उत्पादन किया गया था। मिर्च सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में उत्पादन किया गया था, जहां से यह पूरे विश्व में फैली।
मिर्च सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन किया गया था, या मिर्च का सबसे पहले उत्पादन कहां से हुआ? दक्षिण अमेरिका से हुआ, जहां से यह पूरे विश्व में फैली, जहां से यह पूरे विश्व में फैली। ये तो क्वेश्चन पूछ चुका कि मिर्च का उत्पादन सबसे पहले कहां शुरू हुआ? कहां शुरू हुआ? अमेरिका में। अब मिर्चा से अगर कोई और दूसरा क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या बना सकता है? मिर्च कैसा होता है? मिर्च होता है लाल। लाल मिर्च जब सूख जाता है तो लाल होता है, तो लालीपन जो आता है मिर्च में वो किस कारण से होता है? उसके बाद मिर्च कैसा होता है खाने में? तीखा। तीखा किस कारण से होता है? ये दो ऑप्शन हो सकता है, तो लिखो मिर्च का लाल होने का कारण उसमें उपस्थित मिर्च का लाल होने का कारण उसमें उपस्थित कैप्सेसिन, उसमें उपस्थित कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च के लाल होने का कारण उसमें उपस्थित कैप्सेसिन के कारण होता है, तथा मिर्च का तीखापन कैप्सेंथिन के कारण होता है। तीखापन कैप्सेंथिन के कारण होता है। मिर्च का उत्पादन सबसे पहले कहां किया गया? दक्षिण अमेरिका में। मिर्च कैसा होता है? लाल होता है। लाल होने का वजह क्या है? कैप्सेसिन। लाल होने का वजह क्या है? कैप्सेसिन। और तीखा होने का वजह क्या है? कैप्सेंथिन। अब ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर ये उसको बनाना हुआ, किसको? सीटेट वाले को, तो कहानी बनाएगा पहले 4-5 लाइन का, ताकि 1 आध मिनट तुम्हारा पढ़ने में खर्चा हो। ठीक है, पूछना उसको यही चीज है। क्या क्वेश्चन बना सकता है? लिखो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं अपने मन से। रसोई में प्रयोग किए जाने वाले मिर्च रसोई में प्रयोग किए जाने वाले मिर्च में तीखापन कम होने की वजह से सब्जी का स्वाद अच्छा नहीं लगा। सब्जी का स्वाद अच्छा नहीं लगा। इस सब्जी में तीखापन कम होने की वजह है। इस सब्जी में तीखापन कम होने की वजह है ऑप्शन नंबर ए कैप्सिकम। ऑप्शन नंबर ए कैप्सिकम। ऑप्शन नंबर बी कैप्सेंथिन। ऑप्शन नंबर सी कैप्सेसिन। ऑप्शन नंबर डी कैप्सिटन। ऑप्शन नंबर डी कैप्सिटन। कहानी बनाया उसने एक। आंसर क्या होगा? कैप्सिकम, कैप्सेंथिन, कैप्सेसिन, कैप्सिटन। प्रीति, क्वेश्चन आया समझ में? हाँ। आंसर क्या होगा?
बी नंबर। ताहिर? बी नंबर सर। बी नंबर। देखो सीटेट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं होता है, वो कहानी बना के क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी नाम उम दे करके पूछे, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बना के पूछे, पूछना उसको यही चीज है, पूछना इसको यही चीज है। इसलिए कहानी तो एक बार पढ़ना और समझना कि वो कह क्या रहा है। कह रहा है कि तीखापन कम हो गया। क्या हो गया? स्वाद कम हुआ। स्वाद कम हुआ किस चीज से? तीखापन उसमें नहीं लगा, तीखा नहीं लगा उसको। तो तीखापन कम किससे हो गया? किस चीज की कमी से हो गया? कैप्सेंथिन की कमी से हो गया। अगर कैप्सेंथिन पर्याप्त मात्रा में उस मिर्चाई में होता तो तीखा लगता, लेकिन उसमें कैप्सेंथिन क्या था? कम मात्रा में था, इसलिए वो तीखा ज्यादा नहीं लगा। हम लोग भी सब्जी में जब खाते हैं तो कोई कोई मिर्च ऐसा होता है जिसमें तीखापन होता ही नहीं है, यानी उसमें किस चीज की कमी है? कैप्सेंथिन की कमी है। और कैप्सेंथिन की कमी तो 100 को मिर्चाई खा लो ना मुढ़ी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। एगो तीखा मिर्चाई दे तो उसी में तो बाप बाप करने लगेगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैथ का क्वेश्चन ईवीएस में डाल दिया है वो, इसको भी बनाते हैं। कोई लड़का नागरकोल से कोई लड़का नागरकोल से मड़गांव जाने के लिए कोई लड़का नागरकोल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 ईस्वी को 4 जून 2020 ईस्वी को रेलगाड़ी में सवार हुआ। किस चीज में सवार हुआ? रेलगाड़ी में। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोल से चली। कै बजे? 22:30। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोल से चली और 6 जून 2020 ईस्वी को 6 जून 2020 ईस्वी को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। हो गया? यदि इस समय अंतराल में लिखो, यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की, 1145 किलोमीटर की दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? चंदन बनाओ। तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? ताहिर म्यूट करो, आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है तुम्हारे उधर से। एक ट्रेन है, नागरकोल से चलती है, कहाँ के लिए? मड़गांव के लिए। 4 जून को खुली कै बजे? 22:30 बजे। कहने का मतलब कै बजे? रात में 10:30 बजे। 12:10 22, 24 घंटा के समय में ये 12 में जोड़ देंगे जितना है, 12:10 22, तो 10:30 हुआ। 10:30 बजे खुली, कहाँ से? नागरकोल से। और सुबह 4:30 पे पहुंचे, कै तारीख को? 6 तारीख को। तो कै घंटा का जर्नी तय किया?
4 जून को 22:30 में खुली, ठीक है, 5 जून 22:30 को पार कर गई और 6 जून को 4:30 में पहुंचती। यहां से यहां कई घंटा हुआ? 4 जून से 5 जून, 22 22 24 घंटा नहीं हुआ? 24 घंटा। और प्लस अभी 10 बज रहा है, 10:30, और फिर यहाँ 10:30 के बाद 2 घंटा इधर और 4 घंटा इधर, यानी 6 घंटा प्लस 6 घंटा। टोटल जर्नी इसका कई घंटा का हो गया? 30 घंटा का। टोटल जर्नी कितना घंटा का? 30 घंटा का। और औसत चाल बराबर क्या होता है? अरे वही बात हुआ, दूरी बटे समय। दूरी टोटल कितना तय किया? 11:45। समय कितना लिया? 30 घंटा। कटाओ इसको, आंसर जल्दी कटाओ। ऑप्शन दे देते हैं, सीटेट में थोड़ा नजदीक ऑप्शन देता है। 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बी 42.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सी 36.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और डी 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा? कटा ताहिर, क्या आंसर होगा? 40.5, 42.5, 36.5, 38.5। वो एक एग्जैक्ट डेटा नहीं रहता है सीटेट में। सीटेट में एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, वो अप्रोक्स देगा। देखते कितना आया? 1145 को 30 से भाग दे के देखो। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना? 1145 किलोमीटर। और समय निकालना मेन काम था इसमें, एक घंटा का चल रहा है, ठीक है। तो समय कितना निकल गया हम लोगों का? 30 घंटा। ताहिर कितना आंसर आया? जब बोलना हो तो अनम्यूट करो और बोलो। सर 38.16। ठीक है, 38.16 आया सबका, ठीक है। लेकिन 16 यहाँ मैच नहीं करेगा, तो उसके आसपास का जो डेटा है उसको आंसर लेके मारना है। तो क्या मारेंगे यहाँ पे? 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ठीक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कौन सा कथन, नीचे दिए गए कौन सा कथन नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों, मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में, मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में क्या सही नहीं है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, छत्ते में बहुत सारी, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं।
छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। बी, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। हो गया। सी, प्रत्येक छत्ते में एक नारी मधुमक्खी होती है। एक रानी लिखना है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ डी, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। फिर से बोल दे रहे हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। बी, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। सी, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। डी, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन। क्या नहीं होना चाहिए? नहीं। और कुछ ऑप्शन सही से पकड़ो। ये मिटा दें मैथ वाला। बी नंबर। प्रीति भी बोल रही है बी नंबर। अच्छा, और तुम लोग बोलो एक बार पढ़ के ABCD कुछ तो बोलो, तब तो पता चले। मधुमक्खी तो सबके गांव में घर में देखी है। क्या जानकारी है मधुमक्खी और उसके छत्ता के बारे में? ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है प्रीति? छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती है। सही है ये बात? ए नंबर सही है? ए नंबर सही है कि नहीं? ए नंबर सही है। जी सर। बी कह रहा है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। बी नंबर क्या बोल रहा है? केवल कुछ नर मक्खियां। सी नंबर क्या कह रहा है? एक रानी मधुमक्खी। और डी नंबर क्या कह रहा है? नर मक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती नर है। मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या लिखा हुआ है? अत्यंत महत्वपूर्ण। देख लो, ए नंबर क्या था? छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती है। काम करने वाली। और क्या पूछा है कि सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है, ये पूछा है। देखो, काम करने वाली तो है, ये तो सही है। काम नहीं होगा तो छत्ता बनेगा कैसे? ये तो सही है। एक रानी मधुमक्खी होती ही होती है, क्यों? तभी तो अंडा देती है, तभी तो मधुरस बनता है। ये तो होता ही होता है। अब बचा कौन? ए और डी। सोचो, यहाँ वर्ड से खेला हुआ है। कह रहा है अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द। क्या कह रहा है? अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर नर मक्खी, ठीक है, क्या बोल रहा है? नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। नर मक्खी अगर एको आधगो रहेगा, ठीक है, तो काम चल जाएगा। लेकिन प्रत्येक छत्ता में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। अगर रानी मधुमक्खी नहीं रही तो काम नहीं चलेगा। तो छत्ता के लिए सबसे ज्यादा नर मधुमक्खी की जरूरत है कि मादा मधुमक्खी की जरूरत है? क्योंकि वो तो एक ही को रहती है, एक से अधिक हो ही नहीं सकती है एक छत्ता में।
नर मक्खी की बात करें, नर मधुमक्खी की, तो लगभग 100-200 रहता है। बाकी सब लेबर क्लास का रहता है, जो काम करता है, श्रम करने वाला। ठीक है, तो सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो वो नर मक्खी नहीं होकर के क्या होना चाहिए, मादा मक्खी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी छत्ता के लिए जो एक ही चीज है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा, मादा मधुमक्खी। तो आंसर क्या होगा इसका, डी सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, डी सही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नर नहीं है, मादा है। ठग लिया 2 मिनट में। ये तो दिया कुछ ऐसे ही, अगर ये 100 गो है, 10 गो रहेगा तो काम चल जाएगा, उसको अंडा मिल जाएगा। लेकिन नर मादा जो है सिर्फ और सिर्फ एक होती है, तो सिर्फ एक होती है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। समझ में आया? 2 ऑप्शन ने तुम लोगों को तुरंत कंफ्यूज कर दिया, नहीं कर दिया? सब कोई बी मार करके आया, आंसर क्या होगा, डी। बात पकड़ना है, अत्यंत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, नर है या मादा है। नर क्यों महत्वपूर्ण है, एको को नर रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें 100 गो नर हो सकता है, 200 भी हो सकता है। लेकिन रानी मधुमक्खी सिर्फ और सिर्फ एक होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश का संविधान, ये तो तुरंत बना देगा चंदन, संविधान का क्वेश्चन आ गया। अब देखो कहां दे रहा है, पर्यावरण अध्ययन में ये क्वेश्चन सेट किया हुआ है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। नेतृत्व पूछ रहा है, संविधान बनाने का नेतृत्व कौन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लो ऐसा नाम दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी किसका नाम था। और डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान जो बना वह किसके नेतृत्व में बना, चंदन। भीमराव अंबेडकर। मंजू नहीं जानती है, तुम जानती है, तुम प्रीति, यस नो, जानती है नहीं जानती है। नहीं जानते तो उसी तरह से बताएंगे ना। भीमराव अंबेडकर। हाँ भीमराव अंबेडकर। ताहिर, ताहिर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव भीमराव अम्बेडकर। भीमराव, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। कहानी ये है कि 9 जून 1946 ईस्वी को, कब, 9 जून 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, इसकी पहली बैठक कब हुई जी, चंदन कुमार। पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कथी होगा। संविधान सभा का गठन हुआ था 9 जून 1946 को। ठीक है, बैठक कब हुआ पहला, कैसे याद नहीं है। 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक कब, पहली बैठक में क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बट सब भूल गया। अस्थाई अध्यक्ष कौन कौन बने? सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे। कैसे काम चलेगा? हैं? पीछे पढ़ो, आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे भूलते जाओ। ये टॉपिक दिया है तो सब चीज बता देंगे। मान लो ये तो पूछ चुका है, अगला तो कुछ भी पूछ सकता है ना। जल्दी बोलो, नाम याद करो। ऑप्शन दे, ऑप्शन दे दें? ऑप्शन दे देते हैं, एक सेकंड। क्या सच्चिदानंद है सर? वाह वाह वाह, याद आ गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी बिहार के थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई किसकी? संविधान सभा की। जो पहला दिन जब भी कोई कमेटी बनता है तो सबसे पहले अध्यक्ष बनता है, तो अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से किसको अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर दूसरी बैठक होती है इसकी, अस्थायी अध्यक्ष होने के बाद दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। कब? 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ? संविधान सभा के लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, चुना गया। अस्थाई अध्यक्ष, सब लोग आपस में मिलकर के अस्थाई अध्यक्ष चुने। किसको चुने थे? एक दिन बाद। डॉक्टर, एक दिन नहीं 2 दिन हो गया ना, 9 दिसंबर 11 दिसंबर। हाँ तो एक दिन तो बीच का 10 दिसंबर। हाँ, अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अभी कहानी बताते हैं पूरा अच्छे से। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था? ये भी क्वेश्चन आता है। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट, अभी लिखवा देंगे सब, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। पहली बैठक हो गया, दूसरी बैठक हो गया, अस्थायी अध्यक्ष बन गया। जब अस्थायी अध्यक्ष बना तो अंग्रेज लोगों ने हम लोगों को चैलेंज दिया था कि आप संविधान बना करके दिखाइए आप लोग अपने से। ठीक है, तो संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बना। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। जब 11 दिसंबर 1946 को ये लोग बैठे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दिया गया। क्या किया गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दिया गया। और कै गो कमेटी बना था? अलग अलग कै गो कमेटी बना था? 8 गो। अभी बता देंगे। यहाँ से क्वेश्चन जब आया है तो कोई भी चीज पूछ सकता है, इसलिए सब कुछ बात करेंगे यहाँ पे। आठ कमेटी बनाया गया। कितना कमेटी? 8 कमेटी। 8 कमेटी। कौन कौन सा कमेटी था? सबसे पहले पहला कमेटी का नाम क्या था? कॉपी है तुम्हारे पास? पुराना वाला कॉपी नहीं है? कोई भी चीज करने के लिए सबसे पहले नियम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? नियम। तो नियम समिति, नियम समिति। फिर दूसरा, अभी पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब, संचालन करने के लिए संचालन समिति, संचालन समिति। और संचालन हो गया। फिर ये वाला प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप बन गया, नियम बन गया, संचालन हो गया। उसके बाद कौन? प्रांतीय संविधान और संघ संविधान, 2 होता है। संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इस टॉपिक को रखा है तो इस टॉपिक को अच्छा से कर दे रहे हैं। छठा, रियासत समिति, रियासत
समिति किसके लिए? देशी रियासतों के लिए। देशी रियासतों के लिए। रियासत क्या होता है चंदन? क्या आप बात करते हो? हट। सलाहकार समिति एकदम लिखवाए होंगे। सलाहकार, चलो नहीं लिखा है तो भले आज याद हो जाएगा। सलाहकार समिति क्या है? सलाहकार समिति। इस सलाहकार समिति को दो और भागों में विभाजित किया गया। सलाहकार समिति को दो और भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, उप समिति। ये समिति को और आगे बढ़ाया गया तो इसको बनाया गया उप समिति। और इसका दूसरा पार्ट था अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, 6 एक साथ हो गया। अब 8वां एक बच गया। 8वां नाम है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति याद नहीं करवाए थे चंदन तुमको? 8 कमिटी दिखाए थे। अब कहानी सुनो। अंग्रेजों ने क्या चैलेंज किया हम लोगों को कि आप संविधान बना के दिखाइए तब हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। भारत के लोगों ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया। एक मिनट, हमारा मोटर चला क्या है। कहानी बता रहे थे कि चैलेंज जो दिया अंग्रेजों ने हम लोगों को संविधान बनाने के लिए, तो कैबिनेट मिशन के तहत हम लोगों का संविधान सभा का गठन किया गया। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। इसके तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ। कब? 9 जून 1946 को। जून 1946 ईस्वी में। तो कैबिनेट मिशन के तहत तो गठन तो हो गया, लेकिन बैठक होने में समय लगा। पहला बैठक कब हो रहा है इसका? 9 दिसंबर 1946 को। जब पहला बैठक हुआ, सब लोग बैठे एक साथ, तो बोले पहले एक अध्यक्ष बना लेते हैं। तो अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सिर्फ इसलिए कि अब हम लोग अस्थायी अध्यक्ष चुनेंगे। जितना लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से किसी एक आदमी को अस्थायी अध्यक्ष चुनना है। तो 9 तारीख को अस्थायी अध्यक्ष का बैठक हुआ। अस्थायी अध्यक्ष बैठे, विचार विमर्श किए और बोले अगला बैठक हम लोग 11 को करेंगे। कब करेंगे? 11 को। 11 को फिर वो लोग बैठे और उसके बाद राजेंद्र बाबू को सर्वसम्मति से सब लोग अपना मत दे करके अध्यक्ष चुन लिए। और वो तब तक रहे जब तक कि संविधान बन नहीं गया तब तक। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? 2 शब्द है, अस्थाई अस्थाई। आदमी यही कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कितने दिन के लिए? सिर्फ 2 दिन के लिए। 9, 10, 11। 11 को फिर मीटिंग हो गया। 11 को कौन बन गया फिर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष बन गया अब राजेंद्र बाबू। जैसे ही अस्थायी अध्यक्ष बने, इन्होंने कहा कि देखो भाई, अकेले अकेले करके नहीं होगा, अलग अलग टीम बनाते हैं। अलग अलग टीम बनाते हैं। तो 8 कमेटी बनाया उन्होंने। कितना कमेटी बनाया? 8। इस 8 कमेटी का अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया। इस 8 कमेटी का अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया। पहला 2 था नियम और संचालन। नियम बनाने का काम और उसको संचालन करने का काम, इनकी अध्यक्षता खुद राजेंद्र बाबू अपने पास रखे।
जो 8 कमेटी है, नियमन समिति और संचालन समिति, ये दोनों की अध्यक्षता कौन रखे? राजेंद्र प्रसाद अपने पास, राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? नियम, कोई भी कमेटी बनेगा तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे, और जब नियम बन गया तो उसको हम लोगों को संचालन भी करना है कि सही ढंग से चले, तो संचालन, ये दोनों का अध्यक्षता कौन रख लिए? अपने पास में रख लिए, कौन? राजेंद्र बाबू। तीसरा कौन सा कमेटी बना? प्रारूप। प्रारूप करने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग किताब एक लिखते हैं तो विषयवार लिखते हैं, पहला चैप्टर में ये रखना है, दूसरा चैप्टर में ये रखना है, तीसरा चैप्टर में ये रखना है, तो एक प्रारूप बनाते हैं कि पहले कि नहीं, कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो संविधान का भी एक प्रारूप बनना चाहिए। संविधान का क्या होना चाहिए? प्रारूप बनना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने कई सारे देशों का संविधान पढ़ा था, कई सारे देशों का संविधान पढ़ा था। तो जो दूसरे देशों का संविधान पढ़े हैं उनको बहुत नॉलेज होगा कि कैसे कैसे कहाँ कौन चीज रखना है। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बना दिया गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बना दिया गया? कहानी इतना सुना दिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत सारे देशों का संविधान पढ़े थे, बहुत सारे देशों का संविधान पढ़े थे। तो बहुत देशों का संविधान पढ़े तो उनको बहुत आइडिया था कि नहीं, कि कैसे संविधान में कहाँ क्या लिखना है, कैसे रखना है। तो प्रारूप बनाने का काम किनको सौंप दिया अध्यक्षता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को बाबा साहब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? भीमराव अंबेडकर। देखो हम एक बात बोलते हैं, वो क्वेश्चन हो जाएगा जीके का। बाबा साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको क्यों बनाया गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बहुत सारे देशों का संविधान पढ़े थे, तो उनको संविधान का प्रारूप बनाने का जानकारी था, इसलिए उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अब बचा कौन? संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। जहां भी शब्द संघ आए, क्या शब्द? संघ। दो जगह है संघ, संघ संविधान और संघ शक्ति। संघ संविधान और संघ। संघ को बोलते हैं इंग्लिश में यूनियन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन। ये दोनों शब्द जैसे ही आया उसका अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। संघ शब्द जहां भी आए, दो कमेटी में संघ नाम आया। कितना कमेटी में संघ नाम आया? दो। एक संघ संविधान और एक संघ शक्ति। ये दोनों की अध्यक्षता किनके पास था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमको इतिहास और पॉलिटिक्स मिल जाए तो मजे आ जाता है पढ़ाने में, ठीक है। संघ संविधान, संघ शब्द जहां मिला कौन है? नेहरू जी, ठीक है। कौन? नेहरू जी। चाहे वो संघ, अगर कंफ्यूजन हो जाए कि संघ संविधान का कौन था, तो संघ शब्द याद रखना है। जैसे ही संघ शब्द आया दिमाग में क्या मार देना है? नेहरू। अब बचा कौन? प्रांतीय संविधान। प्रांतीय संविधान। संघ संविधान का मतलब क्या हुआ और प्रांतीय संविधान का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हम लोगों का देश है हम लोगों का, और अभी देश के अंदर क्या है? 28 राज्य है। तो पहले देश था, देश को बोलते थे संघ। देश को क्या बोलते थे? संघ। और जो राज्य होता था, जो छोटा छोटा जगह बटा हुआ था, उसको बोलते थे प्रांत। तो संघ के लिए संविधान अलग बनेगा, प्रांत के लिए संविधान अलग बनेगा। तो उसके लिए अलग अलग कमेटी, उसके लिए अलग अलग कमेटी। तो संघ संविधान समिति एक हो गया। तो संघ शब्द आया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अब आ रहा है प्रांतीय संविधान। क्या बोल रहा है? प्रांतीय संविधान समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है। जो छोटा छोटा प्रांत था उस समय, इसको यूनाइट करने में पटेल जी का बहुत योगदान था। वो लगभग हर प्रांत में घूमे थे, लगभग हर प्रांत में घूमे थे। तो बस सिर्फ याद करने के लिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, कहानी बना रहे हैं कि पटेल जी ना लगभग हर प्रांत में घूमे थे, तो उनके प्रांत के बारे में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था। तो किस प्रांत में किस तरह का संविधान बनना चाहिए, किस प्रांत में किस तरह का संविधान बनना चाहिए, इसी के लिए उनको प्रांतीय संविधान का अध्यक्ष बना दिया गया। याद रहेगा कहानी। अलग अलग प्रांत था, बहुत सारा प्रांत था। तो प्रांत, अलग अलग प्रांतों में कौन घूमे थे? पटेल जी। पटेल जी अलग अलग प्रांतों में घूमे थे, और घूमने की वजह से उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया था।
मान ले कि जो झारखंड आया वही ना झारखंड के लोगों के बारे में जान सकेगा कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यहाँ का क्या कल्चर है, इस कल्चर के अनुसार क्या संविधान बनना चाहिए, क्या नियम बनना चाहिए। तो पटेल जी बहुत जगह घूमे थे, तो इसलिए उनको किसका बना दिया गया, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। अब है एक रियासत समिति, देसी रियासतों के लिए रियासत समिति, देसी रियासत। जैसे हैदराबाद एक रियासत था जहां निजाम लोग राज करते थे, अंग्रेजों लोगों को लोग दाल गलने नहीं दिया था, लेकिन बाद में गल गया था। तो अलग अलग रियासत था हम लोगों का, कहाँ, इस देश में। तो इन रियासतों के लिए एक रियासत समिति बनी थी कि उनसे जाकर के आपको बात करना है। किससे जाकर बात करना है, रियासतों के जो अध्यक्ष होंगे, जो वहां के हेड होंगे, जैसे नवाब होंगे, उनसे क्या करना है, बात करना है। तो बात करने में माहिर माने जाते हैं राजेंद्र बाबू, कैसा भी मसला हो तुरंत वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसलिए तो उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, उनका दिमाग बहुत चलता था। तो अलग अलग रियासतों से बात करने के लिए रियासत समिति बनी थी, और रियासत समिति अगर बनी तो उसकी अध्यक्षता कौन रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कितने कमेटी की अध्यक्षता आ गई, 8 में से 3 कमेटी के अध्यक्ष कौन हो गए, राजेंद्र बाबू। 8 में से 3 कमेटी का अध्यक्ष तो राजेंद्र बाबू हो गए, तो 5 को और याद रखना है 8 में से। उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगो का हो गए, जहां संघ शब्द आया वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, नहीं तो 3 और 2, 5 का तो याद खत्म हो गया, बचा करेगा 3 गो। 3 गो में बोले कि संविधान जो बनाना है, प्रारूप कैसा कैसा करना है, संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो प्रारूप के बारे में संविधान का किसको सबसे ज्यादा जानकारी था, अम्बेडकर साहब को, बहुत ज्यादा देश का संविधान पढ़ चुके थे। तो 4 गो हो गया याद, नहीं हुआ याद। अब बचा कौन, सलाहकार समिति, और सलाहकार समिति एक ही बचा। अब ये तो हो ही गया ना, देसी रियासत राजेंद्र बाबू। बचा कौन, सलाहकार समिति, सलाह देने वाली समिति, सलाह देने वाली समिति। तो सलाह कौन दे सकता है, सलाह कौन दे सकता है, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो नॉलेज उसी को ज्यादा होगा जो पूरे देश में घूमा होगा। और अभी अभी हम बताए थे कि हर एक प्रांत में घूमने वाला कौन व्यक्ति था, सरदार पटेल। हर एक प्रांत में घूमने वाला कौन व्यक्ति था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सलाहकार समिति का अध्यक्ष फिर किसको बना दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कितना क्लियर हुआ, सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको बना दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब पटेल जी को इतना अधिक नॉलेज था कि बोले कि देख भाई, हम लोगों के अंदर में तो बहुत लोग हैं, सलाह तो हम लोग दे लेंगे, लेकिन ऐसा ना करते हैं कि इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। अपना जो सलाहकार समिति है उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कितना भाग में, 2 भाग में। मूल अधिकार, पब्लिक को क्या चाहिए मूल रूप से, भोजन, पानी, हवा, यही सब ना। मूल अधिकार क्या हो सकता है कि हमको ये सब चीज चाहिए तो चाहिए। तो मूल अधिकार के बारे में तुम लोग सोचो, 2-4 लोगों का एक कमेटी बना दिया। मूल अधिकार के बारे में तुम लोग सोचो कि क्या होना चाहिए मूल अधिकार, जो हम लोग लिखे हैं संविधान में। और अल्पसंख्यक, कुछ ऐसे भी जातियां थी हम लोगों के देश में जो बहुत कम संख्या में थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक मामले का लिए भी एक अलग से कमेटी बना दिया, छोटा मोटा अल्पसंख्यक उप समिति। तो 2 उप समिति बना, किसके अंतर्गत, सलाहकार के अंतर्गत। हम लोग सिर्फ सलाह देंगे, हम लोगों को कुछ करना नहीं है। लेकिन सलाह के अंदर किस चीज पे देंगे, 2 विषय पे सलाह देंगे। किस चीज पे, 2 विषय पे। कौन कौन सा विषय, तो मूल अधिकार के लिए और अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है। तो मूल अधिकार के लिए एक उप समिति बना दिए और अल्पसंख्यक के लिए एक उप समिति बना दिए। मूल अधिकार उप समिति का भी तो एक अध्यक्ष होना चाहिए। मान लो कि 5 लोगों का टीम बना रहे हो, तो एक तो कैप्टन होगा ना। तो मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया, उनका नाम था JB कृपलानी। क्या नाम था इनका अध्यक्ष का, JB कृपलानी। JB कृपलानी। भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय, तुमको तो पढ़ाए हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे, ठीक है। तो मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किनको बनाया गया, JB कृपलानी को। अब बचा कौन, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम संख्या में जो जाति है उसको क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक। तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो थे HC मुखर्जी। HC
सी मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। मुखर्जी नाम बहुत कम सुने होगी, कितना, एक आध, बहुत कम, अल्पसंख्यक, अल्प मतलब कम मात्रा में सुने हैं, तो H.C. मुखर्जी अल्पसंख्यक मामले। याद करने के लिए बस एक तरीका, मुखर्जी नाम हम लोग बहुत कम सुने हैं, यानी अल्प संख्या में सुने हैं, इसलिए मुखर्जी साहब किसके कमेटी के अध्यक्ष थे? अल्पसंख्यक के। मुखर्जी साहब किसके कमेटी के अध्यक्ष थे? अल्पसंख्यक। आठों कमेटी याद हो गया। संघ शक्ति जो बचा है किसका, कौन है ये? संघ जैसा ही शब्द आया क्या मारना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाम याद हो गया सबको? कै गो नाम याद रखना है? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी, H.C. मुखर्जी। कै गो नाम हुआ? 5 गो। ठीक से देखो, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, 6 ना। 8 कमेटी में 6 नाम याद रखना है। याद हो गया ये? दोबारा बोलना होगा, लिख लो, लिखो सबको। ऐसे हम पहले ये कहानी लिखवा देते हैं। लिखो, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946, जून नहीं है, जुलाई लिखना है इसको, 9 जून यहाँ नहीं है। जुलाई 1946 ईस्वी में, जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें जिसमें कुल 296 निर्वाचित सदस्य थे। कुल 296 निर्वाचित सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 296, वो भी निर्वाचित, मतलब इलेक्शन के थ्रू, जिसमें कुल 296 निर्वाचित सदस्य थे। हो गया। कांग्रेस के कुल 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के कुल 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे, जबकि मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। जबकि मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। इतना पॉइंट याद रखना है। कांग्रेस का कितना सदस्य था 296 में से? 208 गो। और मुस्लिम लीग का कितना था? 73 गो। ये 2 गो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लिखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में
हुई थी। लाइब्रेरी था एक, काउंसिल चैम्बर का जो लाइब्रेरी था वहीं पे बैठक हुआ था। हो गया स्टेटमेंट पूरा? हो गया स्टेटमेंट पूरा? पहली बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? काउंसिल चैम्बर में। काउंसिल चैम्बर में भी कहाँ? उसका जो पुस्तकालय भवन था उसमें। क्लियर? इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक है? हो गया? संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। सर्वसम्मति मतलब सभी की सहमति। सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब अस्थायी अध्यक्ष बन गए, इतना ही याद रखना है इसमें। अब अगला पॉइंट लिखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु, ब्रैकेट में लिखना है संविधान रचना के लिए। ब्रैकेट में क्या लिखना है? संविधान रचना के लिए। यानी संविधान की रचना करने के लिए क्या क्या पहलू हो सकते हैं, उन पहलुओं से निपटने के लिए संविधान रचना के लिए ब्रैकेट बंद कर दो। 8 समितियों का गठन किया था। 8 समितियों का गठन किया था। हो गया? जो निम्नलिखित थे। कौन कौन सा समिति था? नाम लिखो, वहां बोर्ड में लिखा हुआ है। नंबर 1 नियम समिति। एक साइड में लिखना समिति, एक साइड में लिखना अध्यक्ष। कमिटी, समिति और दूसरे साइड में अध्यक्ष। पहला नंबर क्या लिखेंगे? नियम समिति। दूसरा नंबर संचालन समिति। और तीसरा नंबर में ये वाला भी यही कर लेना, रियासत समिति को ही ऊपर में लिख लेना 3 नंबर में। रियासत समिति 3 नंबर में लिख लो, रियासत समिति। ब्रैकेट में देशी रियासतों के लिए 3 नंबर में लिखना रियासत समिति, ब्रैकेट में लिखना देशी रियासतों के लिए, याद करने में आसान होगा। और तीनों के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन सा? नियम के बाद संचालन और संचालन के बाद रियासत। ठीक है? नियम, संचालन और रियासत, तीनों कमेटी के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक?
1 2 3। चौथा नंबर में लिखना प्रारूप समिति। चौथा नंबर में लिखना प्रारूप समिति। प्रारूप कौन बना सकता है सबसे अच्छा, जिसको बहुत सारे देशों का संविधान का जानकारी हो? कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हो गया। 5वां नंबर में लिखना प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। और 6ठा नंबर में लिखना सलाहकार समिति। 5वां नंबर में प्रांतीय संविधान समिति और 6ठा नंबर में लिखना सलाहकार समिति। प्रांतीय संविधान और सलाहकार, इन दोनों के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सलाहकार समिति को 2 भाग में डिवाइड कर दो। मूल अधिकार उप समिति। सलाहकार समिति को 2 भाग में डिवाइड कर दो, नीचे करके कर लो, अगर वहां पे नहीं, हाँ नीचे 2 भाग कर लो। मूल अधिकार उप समिति। मूल्य नहीं, मूल। मूल्य मतलब होता है कीमत, मूल मतलब होता है बेसिक चीज। तो मूल अधिकार उप समिति और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। यहां देखो ना कैसे डिवाइड किए हैं। मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? जेबी कृपलानी को। मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? जेबी कृपलानी को। और अल्पसंख्यक मुखर्जी साहब को। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया HC मुखर्जी को। HC मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, HC मुखर्जी। हो गया। अब बचा 2 शब्द संघ वाला। लिखो संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। संघ संविधान समिति और 8वां संघ शक्ति समिति। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। ये दोनों के अध्यक्ष कौन थे? संघ शब्द जैसे ही आएगा किसको मारना है ऑप्शन में? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उम्मीद है कि इसके बाद ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए तुम लोगों का इस टॉपिक का। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? संघ शब्द आया जवाहरलाल नेहरू। कानून बनाना है तो नियम बनाना होगा, तो नियम कौन बनाएंगे? राजेंद्र बाबू। अगर नियम बनाए तो संचालन कौन करेंगे? राजेंद्र बाबू। बात करने का सबसे अच्छा तरीका किनको मालूम था? राजेंद्र बाबू को। तो छोटा छोटा जो देसी रियासत था उससे बात करने कौन जाएंगे? राजेंद्र बाबू। याद हो गया। नियम बनाएंगे, संचालन करेंगे और देसी रियासतों से बात करेंगे। नियम बनाएंगे, संचालन करेंगे, देसी रियासतों से बात करेंगे। कौन? राजेंद्र बाबू। क्लियर हो गया। संविधान का प्रारूप का गठन कौन करेगा? प्रारूप कौन बनाएगा? भीमराव अंबेडकर। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे देशों का संविधान पढ़े थे। क्लियर हो गया इतना नाम। बचा कौन? क्या? प्रांतीय संविधान। अलग अलग प्रांत में जाने का एक्सपीरियंस किनके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ था। अलग अलग प्रांतों में जाने का एक्सपीरियंस किनके पास था? पटेल जी के पास था। तो प्रांतीय संविधान का कौन अध्यक्ष बन गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा एक और अध्यक्ष कमेटी का बने थे। कौन सा कमेटी का? पटेल जी। सलाह देने वाली, सलाहकार समिति का। क्लियर हो गया। अब एक नोट लिख लेना, नीचे में एक नोट लिखो। देखो संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष थे राजेंद्र बाबू, उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया था। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। तथा
संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था तथा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव को बनाया गया था। वी.एन. राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव को बनाया गया था। ठीक है। अब जब मीटिंग वूटिंग होने लगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान हम बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, संविधान हम बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। अगला स्टेटमेंट लिखो। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। हो गया। क्या कहानी कहे हम कि संविधान निर्माण के बारे में एक टॉपिक आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, तो हम संविधान के बारे में सब चीज बता दिए। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा तुम लोगों के लिए। आसान क्वेश्चन है। 2 साल 11 महीना 18 दिन। नीचे लिखो संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे तथा फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे तथा 26 जनवरी 1949 ईस्वी को 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर लिया था। संविधान को स्वीकार कर लिया था तथा उसी दिन से संविधान पूरे देश में आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था।
आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान बन के कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1949 को। और उसी दिन संविधान सभा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार किया कि यही संविधान अब हम लोगों के देश में चलेगा। और जो मुख्य मुख्य चीज था, जो उसी दिन से जरूरी था, उसको आंशिक रूप से लागू भी कर दिया। 26 जनवरी 1949 से संविधान हमारे देश में आंशिक रूप से लागू हुआ था। इंतजार किया जा रहा था 26 जनवरी का होना आने का। 26 जनवरी है ये। डेट यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनवरी नहीं है ये, नवंबर होगा। इसको नवंबर करो, गलत बोला गया है हमसे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी दिन संविधान सभा ने इस संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। संविधान सभा ने इस संविधान को एक्सेप्ट कर लिया कब? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को लागू भी कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। जो बहुत आवश्यक था, जो जो चीजें बहुत आवश्यक थी, उसको लागू कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? संविधान पूर्ण रूप से, नेक्स्ट लिखो, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। क्यों 26 जनवरी तक हम लोग रुके? 26 नवंबर को ही क्यों नहीं कर लिए लागू? 26 नवंबर को ही क्यों नहीं लागू किए? उसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का झंडा फहराया था। भारत का झंडा फहराया था कब? 26 जनवरी 1930 को। और इसको बोला गया था भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस। भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस। और इसी दिन एक, हाँ, तो कहाँ फहराया था? रावी नदी के तट पर। कब? 1930 में, तारीख 26 जनवरी को। तो बोला कि भाई 26 जनवरी को चूंकि हमारा ऐतिहासिक दिन है और 26 नवंबर हो ही गया है, तो दिसंबर जनवरी 2 महीना का तो बात है, 2 महीना रुक जाते हैं और इसी दिन संविधान को लागू करेंगे और इसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस अगर पूछे तो वो 26 जनवरी 1930 था। अब 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। जब 1947 में आजाद हो गए थे, तब 15 अगस्त को हम लोगों को छोड़ के गया अंग्रेज, तो हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। लेकिन पहला स्वतंत्रता दिवस हम लोग 26 जनवरी 1930 को मना चुके थे। ठीक है, नेहरू जी फहराए थे झंडा कहाँ? रावी नदी के तट पर। तो इस 26 जनवरी को हमेशा हमेशा तक याद रखने के लिए संविधान सभा ने डिसीजन लिया कि 2 महीना और रुक जाते हैं लागू करने के लिए। किस चीज को? संविधान को। अभी हम हल्का फुल्का लागू कर देते हैं, नवंबर में संविधान हल्का फुल्का लागू कर देते हैं। आंशिक रूप से लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 से हम लोगों का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। क्लियर हो गया? कितना दिन लगा था संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कब संविधान बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हम लोगों का संविधान तैयार हो गया, आंशिक रूप से लागू भी हो गया। पूर्ण रूप से लागू हम लोगों ने उसको किया 26 जनवरी को 1950 को। तो पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? क्या पूछे हम? पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। पहला स्वतंत्रता दिवस था ये 26 जनवरी 1930।
एक बार फिर से बता रहे हैं, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ, अंग्रेज छोड़ करके गया, तो हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र हो गए तब, लेकिन अंग्रेजों के समय भी हम लोग एक स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे। कब? 26 जनवरी 1930 को, जब गांधी सिर्फ नेहरू जी ने एक झंडा फहरा दिया था भारत का झंडा, कहाँ? रावी नदी के तट पर, अंग्रेजों के रहते हुए। इसलिए उस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने संविधान लागू किया 26 जनवरी को। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ये थोड़ा इतिहास का बात होता है कंफ्यूजन वाला। तो पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950, स्वतंत्र होने के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाए, लेकिन स्वतंत्र होने से पहले भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे 26 जनवरी 1930 को। क्लियर हो गया? इतना ओवर नहीं ना हो रहा है? तो एक टॉपिक से इतना सारा क्वेश्चन हम आज बता दिए, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक और आता है संविधान में, लिखो, मूल संविधान में कुल 22 भाग, मूल संविधान में कुल 22 भाग, कॉमा 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्टिकल, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? अभी सब चेंज हो गया, भाग 22 ही है, अनुच्छेद बढ़ गया है, अनुसूची भी बढ़ गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में अनुच्छेद भी बढ़ गया है, 400 से ऊपर हो चुका है, और अनुसूची भी 12 हो गया है। कितना अनुसूची है अभी? 12। ठीक है, इतना चीज याद रखना है। मूल यानी जब 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया संविधान, तो उसमें कितना अनुसूची था? 395। भाग कैगो था? 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। अनुच्छेद कितने थे? 395। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। क्लियर हो गया? अब यहाँ एक और चीज पूछता है, जब मूल संविधान लागू किया गया, मूल संविधान लागू किया गया, तो उसमें कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था? जो संविधान सभा के कितने लोग थे जिसने उसमें सिग्नेचर किया था? तो नोट करके लिखो, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए संविधान में, 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए संविधान में कुल 284 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, साइन किया था। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान एक्सेप्ट किया गया, तो उसमें कितने लोगों ने उस पर साइन किया था? 284 लोगों ने। ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है। तो आज इतना ही करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक आज खत्म हो गया तुम लोगों का। ईवीएस कहाँ खत्म हुआ? ईवीएस में क्वेश्चन आ गया तो इतना पॉलिटी बता दिए। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन क्या आया था हम लोगों का यहाँ पे, कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच में पॉलिटिक्स घुसा दिए, पूरा बता दिए, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ईवीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए किए जाने वाले दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के लिए किए जाने वाले दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन नंबर ए, पौधों को सहारा देना। फोटो खींचना है क्या इसका? और क्या करेगा खींच के? क्या बोले? ऑप्शन नंबर ए, पौधों को सहारा देना। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस प्रदान करना। ह्यूमस, ह्यूमस प्रदान करना। हाँ, ह्यूमस प्रदान करना। सी, भोजन संचित करना। भोजन संचित करना। ऑब्लिक दे के लिखना है, भंडारण करना। भोजन संचित करना मतलब क्या? हाँ, भंडारण करना, भंडार में जमा करना, भंडारण करना। और डी ऑप्शन है, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। पानी और खनिजों को अवशोषित करना। हाँ, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इन कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनमें से जड़ों के कार्य हैं। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्या क्या दिया है? बी, सी और डी। यहाँ बड़ी ऑप्शन में लिख लो, ए, बी, सी, और ऑप्शन को इसको डी कर दो। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बी, सी और डी। बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर बी दिया है ए, सी और डी। ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी। ए और बी। और ऑप्शन डी दिया है ए और बी। डी में दिया है सी और डी। क्या होगा प्रीति? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से जड़ों का क्या कार्य है? जड़ क्या कार्य करता है पौधों के बारे में? जड़ क्या करेगा? कौन नंबर होना चाहिए? ये ए, सी और डी। अच्छा, भोजन ए, सी और डी ह्यूमस नहीं करता है? वही तो पूछ रहे हैं, करता है कि नहीं करता है? बोलो, तुम लोग बोलो जल्दी जल्दी। ह्यूमिडिटी नहीं पड़ता है? मतलब पानी, पानी का अंश रहना हवा में, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से ह्यूमस बना है, मतलब उसको भिंगा करके रखना, हल्का गीला रहना। पता चला कुछ? देखो, ह्यूमस, ह्यूमस के बारे में यहाँ नहीं होगा, ह्यूमस चीज काट दो। जड़ का ये कार्य नहीं है ह्यूमस को अति करना, बाकी सारा कार्य जड़ का है। जमीन के नीचे रहता है जड़, तभी तो ये खड़ा रहता है, तो पौधे को सहारा दे रहा है। अगर जड़ नहीं रहता तो पौधा खड़ा रह पाता? नहीं रह पाता। भोजन संचित करता है, भोजन संचित भी करता है और उसको भंडारण करता है। मतलब संचय करना या भंडारण करना एक ही बात बोल रहा है। और पानी खींचता है जड़ से, जमीन से, और लवण भी खींचता है। जो भी मिनरल्स होते हैं जमीन के अंदर, वो लवण भी खींचता है। तो ए भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। ए और सी और डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर हुआ?
ह्यूमस का फंक्शन नहीं है जड़, जड़ का ह्यूमस से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमिडिटी होना कहने का मतलब है कि जैसे हवा में ह्यूमिडिटी होता है, मतलब हवा में हल्का गीलापन होना, ठीक है ना, तो उस तरह से उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरासी तक है, 10 गो है, छोटा छोटा क्वेश्चन फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित, फिर जीके का क्वेश्चन आ गया बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? भारत का संघ शासित प्रदेश, वही संघ शासित केंद्र शासित एक ही होता है। संघ शासित या कहें या केंद्र शासित कहें, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्या बोला? नहीं है। वर्तमान के अनुसार नहीं, ये 2020 में पूछा था। हाँ तो 2021 का है, तो जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया? मणिपुर। बी में दिया है चंडीगढ़, चंडीगढ़। सी में क्या दिया है? लद्दाख। डी में क्या दिया है? जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। क्या होगा आंसर? मंजू? भारत में कितने राज्य हैं? प्रीति, भारत में कितने राज्य हैं? अनम्यूट करो। ताहिर, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 28 सर। प्रीति, भारत में कितने राज्य हैं? हम लोगों का जो भारत देश है, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित कहें या संघ शासित कहें, एक ही बात है, संघ शासित। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितना? और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। होमवर्क में तुम लोगों का रहा कि 28 राज्य का नाम और उसका राजधानी का नाम याद करके आने का। 28 राज्य और उसकी राजधानी। हम केंद्र शासित प्रदेश बता देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या है या संघ शासित प्रदेश क्या है? 8 है, तो पहला नंबर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अभी हाल फिलहाल में ही 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया है, वो है दमन और दीव, दमन और दीव एवं दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली। ये अलग अलग हुआ करता था, दमन और दीव अलग होता था, दादर नगर हवेली अलग होता था। अभी दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया, 2 हो गया। तीसरा है चंडीगढ़, तीसरा कौन है? चंडीगढ़। चौथा है दिल्ली, जिसको हम लोग एनसीआर बोलते हैं, दिल्ली इसको बोलते हैं एनसीआर। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। 5वां लद्दाख,
छठा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और दो नाम है, अंडमान दमन दीव चंडीगढ़ दिल्ली लद्दाख जम्मू कश्मीर। और इधर तीन को तो यही मिल गया तुमको। और बोलो, और केंद्र शासित प्रदेश? राज्य का सब याद है? बताओ तो 28 राज्य का बोलिए दो। पूछेंगे नहीं, एक बोलो 28 को गिनती कराओ। नहीं नहीं, गिनती कराओ। पूछेंगे थोड़ी, राजधानी थोड़ी ना पूछेंगे। ऐसे गिनती कराओ ना, बिहार झारखंड ऐसे गिनती कराओ 28 को, तब ना पता चलेगा कि 28 याद है कि नहीं। तब हो गया, यहीं पे खत्म बात। राजधानी तो बताइए देगा। बताओ और कोई केंद्र शासित प्रदेश, दो का बताओ नाम। दिल्ली लद्दाख चंडीगढ़ दमन दीव अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और बोलो, एको का तो नाम बताओ, तब तो हम बतेबे करेंगे। ताहिर, याद है कुछ कि नहीं याद है? कोई बोल भी नहीं कर रहा है। 28 राज्य हो जाएगा तुम लोगों से कि लिखाना पड़ेगा? पक्का? सोच लो, फिर बाद में हमको मत करना कि नहीं लिखवाया। हेलो, क्लास में है? ठीक है, थोड़ा देर में कॉल करते हैं। कोई नहीं बोल रहा है, क्या करें हम? छोड़ दें? बताओ, तुम ही लोग बताओ। सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश तुमको बताए थे एक बार, पुदुचेरी। यहाँ दिखेगा कि नहीं? 6 हो गया। 7वां लिखो पुदुचेरी, अंडमान दमन चंडीगढ़ दिल्ली लद्दाख जम्मू कश्मीर पुदुचेरी। एक और बच गया, एक और बच गया। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। 8 पूरा हुआ। अंडमान दमन और दादर हवेली मिला दिए, चंडीगढ़ दिल्ली लद्दाख जम्मू कश्मीर पुदुचेरी लक्षद्वीप। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, दिख रहा है ना 8 नाम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, और उसके साथ में किसको मिला दिया? दादर एवं नगर हवेली, दोनों को मर्ज कर दिया अभी हाल फिलहाल में। चंडीगढ़, चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है। और खुद चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी राजधानी यही हो गया। दिल्ली लद्दाख जम्मू कश्मीर पुदुचेरी और लक्षद्वीप। अब इसमें नाम पूछ रहा है क्या? क्वेश्चन में क्या था कि भारत का संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो लद्दाख तो है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव एवं दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़ दिल्ली लद्दाख जम्मू कश्मीर पुदुचेरी और लक्षद्वीप। ठीक है, अब कल करेंगे।